मेरे सहयोगी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सूरज मंडल जी, CSR रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन दीनदयाल अग्रवाल जी, विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के में सम्मिलित सभी दिनेश सिंह जी, डॉक्टर प्रवेश मेहरा जी और उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये CSR रिसर्च फाउंडेशन ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में सामाजिक दायित्व, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी, ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हमारे देश के इतिहास में जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के उन गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों के विकास के लिए देना चाहिए। इस भाव से CSR का कानून भी पास हुआ और आज उसके अनुसार काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है। केवल ये जो काम हो रहा है, ये काम और इफ़ेक्टिवली कैसे हो और इसमें विशेष रूप से लोगों का कल्याण होते हुए एक सस्टेनेबिलिटी उनको कैसे प्राप्त हो, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च और उसके साथ कोई अध्ययन करके भी आगे जाने की आवश्यकता है। हमारे देश में टोटल जो ग्रोथ है उसमें 52 to 54% ये सर्विस सेक्टर से आती है, 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और करीब 8 से 12% ये एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज से आती है। हमारे देश में जो छोटे छोटे उद्योग है उनमें काम करने वाले लोग, जैसे MSME का हमारे ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन है और करीब हमारा 50% एक्सपोर्ट MSME से, छोटे छोटे लोगों से होता है। इसके साथ साथ विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है कि स्किल डेवलपमेंट में भी हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। पर बात ध्यान में ये नज़र में आ रही है कि जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसको हम ठीक प्रकार से अभी तक कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ कला है, स्किल्ड है, पर आवश्यकता इस बात की है कि टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत अहम है और टेक्नोलॉजी, नॉलेज ये पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as a knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future for the country। यही बात हमारे लिए अड़चन की है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, नॉलेज एज ए पावर है, इसका उपयोग हमारे उन लोगों तक पहुंचता नहीं है और इसलिए काफ़ी बड़े प्रमाण पर प्रूवन टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटेबिलिटी एंड क्वालिटी के लिए जो उनके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, स्किल से लेकर मशीनरी तक, वो जिस प्रकार के अगर उपलब्ध किया गया तो वैल्यू एडिशन बड़े प्रमाण पर होता है। मैं उदाहरण के लिए आपको और एक बात कहूँगा कि CSR का जो काम है विशेष रूप से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हेल्थ सर्विसेज के हैं, कुछ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो हमारी विजन में ये ट्रेनिंग देते समय, क्योंकि हम तो इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पर करने वाले लोगों में जो हम उनको स्किल देंगे, नॉलेज देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, प्रशिक्षण देंगे, उसका उपयोग करके वैल्यू एडिशन में जो होगा उससे नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, सस्टेनेबिलिटी आएगी, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर होगी। पर उसके साथ साथ एक प्रकार से वो अपने काम में अगर कामयाब होने की शुरुआत हो जाएगी
तो हमें शुरुआत करके देनी, वी आर फैसिलिटेटर। और ये फैसिलिटेटर होने के नाते हमने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए CSR में और कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि CSR का जो प्रायोरिटी है वो रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में बने तक ज़्यादा देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई, पुणे या दिल्ली में काम करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर प्राधान्य रूप से जो ट्राइबल सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, रूरल है, वहाँ देना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो मैं मानता हूँ कि सेवा करते समय भी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी थोड़ा सा सोचते समय वैल्यू एडिशन का सोचना चाहिए। अभी जैसे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करते करते मैं भी ऐसे छोटे मोटे काम करते रहता हूँ और करीब 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। और अब मैं जिन संस्थाओं में सोशल वर्क करके काम करता हूँ उनका टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए हुआ। तो कहीं ना कहीं अब वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल तैयार हुआ। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी कितना चमत्कार करती है, तो रेडीमेड गारमेंट में जो चिंधियाँ निकलती है कॉटन वेस्ट, उसके हमने गालीचे बनाए। तो वो बनाने के बाद मैंने अभी 1000 महिलाओं को ट्रेन किया और उसको लेकर हम वो बनते था 400 रुपये में हम बनाते थे और 500 रुपये में बेचते हैं। तो वो लोगों को, महिलाओं को रोज़गार मिला। 6000-7000 रुपये महीना का छोटा सा लूम है, उसकी प्रोसेस है, उसका ट्रेनिंग सेंटर हो गया, अभी इसे 5 सेंटर खोल रहे हैं। तो जब मैं ये लोगों को देता था और पूछता हूँ इसकी कीमत क्या होगी, तो कोई 10,000 बोलता था, कोई 8,000 बोलता था, कोई 5,000 बोलता था, 400 रुपये में। तो जब वो अभी मेरे घर पर है वो, तो जब मैं एक कंपनी वाले आए तो वो कह रहे हैं कि IKEA में जो है वो मेरे पहचान के, मैं उनके पास जाके इसकी मार्केट करता हूँ। तो मैंने IKEA वालों को भेजा, तो बोला उनको ही पूछना कितने तक लोगे, तो उन्होंने कहा हम 10,000 रुपये में लेंगे। तो जो चीज़ 400 रुपये में बनती थी जो है, उसकी कीमत मार्केट में 10,000 रुपये हो सकती थी, पर दुर्भाग्यवश मार्केटेबिलिटी की कोई उनके पास ताकत नहीं थी। तो हम उनको जैसे प्रोडक्शंस करते समय जो स्किल सिखाते हैं, तो मार्केटिंग के भी स्किल सिखाना, दोनों का ये करके वैल्यूएशन करके जब वो उनको इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आएगी और प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा, तो हमारा उसमें काफ़ी सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बड़ा पड़ेगा। तो आज मुझे खुशी है कि ऐसी काफ़ी योजना है कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं और जिसमें वैल्यू एडिशन होकर बाद में सक्सेसफुल होने के बाद वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो एक अगर प्रोजेक्ट CSR में शुरू होता है तो उसके बाद 10 साल के बाद उसका स्किल, उसका अनुभव, उसका नॉलेज लेकर, टेक्नोलॉजी लेकर अगर ऐसे हजारों उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं तो उसका मतलब है। CSR ये केवल चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। ये जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होते रिलीजियस और बाकी सब, जो ये शिष्यवृत्ति के लिए पैसा दो, इसके लिए पैसा दो, ये भी है, पर हम लोग समाज में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए उन लोगों को सिखा सकते हैं क्या। हमारे यहाँ वर्धा में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑर्गेनिक कॉटन उन्होंने ग्रो किया। विभा गुप्ता करके वहाँ गांधी जी के एक सहयोगी थे, मगनलाल जी, उनकी लड़की है, उन्होंने ऑर्गेनिक कॉटन तैयार किया। फिर उसका सोलर चरखे पे सूत निकाला, सोलर चरखे पे सूत निकालकर उसका वीविंग, ब्लीचिंग, कलरिंग सोलर एनर्जी पर किया। फिर जो ऑर्गेनिक कलर्स थे जो गांव में होते, उसी कलर को यूज़ किया। और आप जितनी अच्छी साड़ी पहन रही हो उतना अच्छा प्रिंटिंग वो पत्ते लेकर उन्होंने उस पर किया। और मैंने बहुत लोगों को, फिल्म एक्ट्रेस को जो कभी आती है तो मैं उनको साड़ियाँ दी। अभी ये हिंदुस्तान टाइम्स की शोभा भरतिया जी को भी दी। तो एक साड़ी लेके गई और मुझे इसके और 5 साड़ियाँ लेनी है। इतनी यूनिक और अच्छी बनी। अभी छत्तीसगढ़ में वो मेटल क्राफ्ट है, वो मेटल क्राफ्ट को अगर हम लोग अच्छे डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ देंगे और वही CSR का प्रोजेक्ट होगा तो छत्तीसगढ़ में इतना एक्सपोर्ट होगा कि वर्ल्ड में जा सकता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करने वालों के साथ जो स्किल वालों को जोड़ना, तो मुझे लगता है कि CSR एक्टिविटीज़ चैरिटेबल भाव से है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है,
पर इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा होता है और कम पैसे में हम अनेक लोगों को अपने पैरों पर खड़े भी कर सकते हैं और उनके लिए एक विकास की दिशा भी प्राप्त हो सकती है। हेल्थ सर्विसेज में मैं अक्सर इस मत का हूँ कि लोगों को फुकट में कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो फुकट में मिलता है उसका महत्व नहीं होता। भले आप 2 रुपये 5 रुपये लो, पर हर बार उसको अगर थोड़ी बहुत भी कीमत उसने दी तो उसका महत्व उनको समझता है। और फुकट में मिल जाती है तो लोगों को लगता है ये ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं हम उससे 5 रुपये ही लें, 2 रुपये लें, पर कहीं ना कहीं हम हमारी बातों को लोगों को जो कुछ सिखा रहे, जो कुछ पढ़ा रहे CSR में, उस योजना से वो अपने भविष्य में वो और उनके जैसे अनेक लोग उनको अपनी जीवन की दिशा मिल सकती है। तो मुझे लगता है ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा होगा। अभी CSR फंड के लिए बड़े बड़े कंपनियों ने अपने यूनिट खोले हैं और वो अपने CSR फंड के लिए खुद उसको यूटिलाइज कर रहा है। मैं गंगा का शुद्धिकरण का काम कर रहा था नमामि गंगा में, तो मैं काफ़ी लोगों के पास गया और मैंने उनको कहा कि आप इसमें काम करिए। तो कभी तो एक अच्छी आइडिया मेरे मन में थी कि वेस्ट टू वेल्थ, ये जो गंदा पानी है इसको वेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं कोई CSR वालों को कह रहा था कि एक प्रोजेक्ट तुम करो। तो CSR वाला तो मिला नहीं, पर मथुरा का 90 mld स्लज हमने एक हाइब्रिड एन्युटी में रोड में ये मॉडल पे काम करता था, तो हाइब्रिड एन्युटी पर हमने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में काम किया और वो काम करने में एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई और उनने 90 mld स्लज, ये एक्चुअली चैरिटेबल ही काम था, जो मथुरा का स्लज था वो उन्होंने 60% उन्होंने और 40% सरकार ने दिए। और इंडियन ऑयल के साथ मैंने उनका एग्रीमेंट कर दिया कि जो पानी अच्छा होगा वो पानी इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी में यूज़ करेगी। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और 20 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट में अब इंडियन ऑयल त्रिवेणी इंजीनियरिंग को दे रही है और मथुरा का 90 mld स्लज जो गंदा था वो शुद्ध हो गया और प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो गया। तो अब ये टेक्नोलॉजी जो है ये अगर हजारों लोगों तक जाती है तो कोई ना कोई ऐसे इसमें लोगों को प्रशिक्षित करना, उनको समझाना। अभी 7 साल पहले अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं नागपुर का सांसद हूँ, तो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने तय किया कि टॉयलेट का जो गंदा पानी है उसको रिसाइकलिंग करके हम बेचेंगे। तो मुझे याद है ये प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले कोई विश्वास ही नहीं रखता था, तो मैंने फिर एक CSR से द्वारा कंपनी को कहा कि आप इसके ऊपर एक वर्कशॉप लो, और वर्कशॉप लेकर फिर हमने उसमें सबको बताया कि ये हो सकता है। आज आपको आश्चर्य होगा कि हम नागपुर शहर में हमारे गंदे पानी को, सीवेज वाटर को, टॉयलेट वाटर को महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी बेचते हैं और हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि गंदा पानी है उसमें वैल्यू, वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप एंड द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये गंदे पानी को सब नगर पालिका, महानगर पालिका में ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा कुछ लोगों को प्रशिक्षित करिए कि इस पानी से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें। और वो ऐसा है कि वहाँ जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो पड़ा हुआ है, तो अभी मैंने एक योजना तैयार की कि सॉलिड वेस्ट को उसको कवर करना और ऊपर में रूफ टॉप सोलर लगाना, तो सोलर पावर सस्ती मिल जाएगी, 2 रुपये यूनिट से कम, और पानी फुकट में मिल जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइज़र अब इंडिया में बनने लगे, तो उसी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना और शहर की बसेस, ट्रक्स और कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाना। अब इसको पूरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए अब ये कोई कठिन नहीं है, क्योंकि मैं अभी 1 तारीख को 15-20 दिन में मैंने खुद एक कार अभी पायलट प्रोजेक्ट करके ली है और फरीदाबाद के ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, और मैं दिल्ली में वो ग्रीन हाइड्रोजन की कार खुद घूमने वाला हूँ ताकि लोगों को विश्वास हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलकर गाड़ी चल सकती है।
क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स आइडिया पर कोई विश्वास नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सोसाइटी को चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट है, उनको लोगों को प्रशिक्षित करना, ये भी CSR का ही काम है, जो जिसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा है। केवल किसी को मदद कर दो ये भी इम्पोर्टेंट है, पर इससे ज़्यादा जिससे मल्टीप्लाई होकर हजारों लोगों को जिसका फ़ायदा मिलेगा सोसाइटी को, वो करने में इसका उपयोग और अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बार प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। और इसलिए ये जो CSR का निर्माण हुआ, तब ये फिलहाल अनेक लोगों को ये चैरिटी कर दो, ये दवाई बांट दो, ये ऑपरेशन करा दो, ये फलाने को, ये अच्छी बात है, पर इसके बजाय इन एक्टिविटी को सोसाइटी के इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, स्किल का उपयोग करना और नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी दोनों को पेनिट्रेट करना रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं आपको और अच्छी बात बताऊंगा, मैं 4-5 दिन पहले लातूर था, तो मैं बहुत दिनों से बाम्बू का प्लांटेशन कर रहे, क्योंकि अब शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, तो बड़े प्रमाण पर बाम्बू लगा है। तो मैंने अभी कोल का भाव 9,000 रुपये टन हो गया, कोल का शॉर्टेज है। तो मैंने बाम्बू, एक भीमा बाम्बू करके कर्नाटक में है, जो 1 एकड़ में 200 टन 2 साल के बाद निकलता है। तो मैंने उनको कहा कि बाम्बू लगाया, लोगों ने बहुत लगाया महाराष्ट्र में। तो अब मैंने उनको कहा कि ये बाम्बू को कोयले के बजाय आप बॉयलर में यूज़ करो। तो अभी जालना में, जहाँ से करीब 2-3 हज़ार करोड़ का लोहा एक्सपोर्ट होता है, वहाँ के इंडस्ट्री को मैंने बुलाया और उन्हें रिसर्च किया। कल रात को मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा बाम्बू हम खरीदी करेंगे 4,000 रुपये टन से। अब गन्ने का भाव है 2,500 रुपये और बाम्बू का भाव है 4,000 रुपये। अब बाम्बू 1-1 एकड़ में 2-2 लाख रुपए मिलेंगे गरीबों को। तो बाम्बू को काटना, बाम्बू को, तो ये टेक्नोलॉजी है, ये अगर चली जाएगी तो देश में रिवोल्यूशन होगा। अब हम लोग हमारी एनर्जी बास्केट में 25% कोयला एनर्जी के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। अब वो कोयले के बजाय किसान बाम्बू लगाए, बाम्बू का कहीं भूसा निकले, कहीं कीस निकले, कहीं उसके छोटे टुकड़े निकले, और बॉयलर में कोयले के बजाय अगर यूज़ करेंगे तो जिसका मॉइस्चर बाम्बू का कम है उसकी कैलोरिक वैल्यू है 4,000, और जो हमारी कोल इंडिया जो देती है 4,000 कैलोरिक वैल्यू कोयला, उसकी कीमत है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये टन में वो जो कैलोरिक वैल्यू है कोयला 8,000 रुपये टन का है और बाम्बू 4,000 रुपये टन का है। तो विन विन सिचुएशन में इंडस्ट्री का फायदा, किसानों का फायदा, पर्यावरण का फायदा, क्योंकि कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड और तकलीफ है, पोल्यूशन होता है, बाम्बू से वो नहीं होता। तो हमारे अभी पावर मिनिस्ट्री ने ये महाराष्ट्र में ऑर्डर निकाला कि सब थर्मल पावर प्लांट अब बायोमास यूज़ कर सकते हैं। तो अब किसान बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास करेंगे और बायोमास से अगर यूज़ होगा तो लाखों करोड़ों लोगों, गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी। तो मेरा सुझाव यही कि टेक्नोलॉजी का लोगों तक पहुंचाना, जिससे सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको भी पहुंचाना, ये भी CSR के पीछे हमारी भावना होनी चाहिए, क्योंकि उसका ओवरऑल इफेक्ट मल्टीप्लायर है, बहुत बड़ा है। तो केवल चैरिटेबल पर्पस नहीं, तो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, फॉर क्रिएटिंग ग्रोथ रेट, इसका उपयोग हो सकता है। और इसका इसीलिए रिसर्च फाउंडेशन और इस पर विचार कर रहा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। हेल्थ सेक्टर में, विशेष रूप से हमारी डेवलपमेंट के सेक्टर में, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में, मैं MSME का मंत्री था। कुछ MSME 400-400, 500-500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही है। अभी कश्मीर में ये जो पश्मीना करके शाल होती है, तो मैंने उनको कहा एक फैशन डिज़ाइनर को कि इसके अगर आप अच्छे कपड़े तैयार करेंगे तो यूरोप में बहुत ठंड है, तो ये इतने अच्छे डिज़ाइंस तैयार करती है कि इतना अच्छा फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को भी CSR के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना जो वैल्यूडेशन कर सकेंगे, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी मदद करने का भाव तो इसके पीछे है ही। और मैं अक्सर यही मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली मीनिंग पावर पॉलिटिक्स, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, ये उसका व्यापक अर्थ है। और इसलिए इस पॉजिटिव सोशल वर्क को CSR के
साथ उसका उपयोग करके रिसर्च फाउंडेशंस, उसकी टेक्नोलॉजी से लेकर उसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तक उसकी एग्जैक्ट यूटिलिटी के बारे में अगर प्रबोधन करेंगे तो हमारे सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की गति और गतिशील होगी, क्योंकि अब बड़े प्रमाण पर ये पैसा उपलब्ध हुआ है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे देश के सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। तो आपके रिसर्च फाउंडेशन को इसमें और अध्ययन करके नई दृष्टि, नई विजन देने के लिए जो कोशिश हो रही है, इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा प्लास्टिक रोड के बारे में 2 शब्द बोलें, जो आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। ये 2 चीज़ें वेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टायर है, तो मैं तो पहली बात कहता हूँ कि वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। तो ये टायर जो है, अभी इसकी इंडस्ट्री निकली है कि टायर से उसका हम लोग रबर की पाउडर निकालें और रबराइज बिटुमिन करके बिटुमिन में डाला जा सकता है, जो हमारा इंपोर्ट होता है। तो ये एक फ़ायदा। दूसरी जो वायर निकलती है उसमें बड़ा रिवोल्यूशन हुआ। उसकी मैं अभी 2 फैक्ट्री शुरू हुई, मैं 50 फैक्ट्री के पीछे लगा हूँ। जो हमारे ब्रिजेस बनते हैं तो 2 पियर के बीच में डिस्टेंस होता है मैक्सिमम 30 मीटर। तो अभी मैं देश में 2-3 जगह पर ऐसे ब्रिजेस बना रहा हूँ, जैसे नागपुर में मैंने बना कि नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो अभी हम ऐसा बना रहे हैं कि नीचे में 8 लेन रोड, पुणे अहमदनगर रोड पर शिरूर से वाघोली तक 50 किलोमीटर एक ब्रिज बना रहे हैं। नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज, उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। तो अभी ये जो कंसेप्ट है, इसमें ध्यान में आया कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 15,000 करोड़। तो मैंने कहा अभी मलेशिया में और सिंगापुर में एक टेक्नोलॉजी हुई कि 2 पियर के बीच में 30 मीटर के बजाय 120 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। जैसे एक पियर ये है और एक ये है, तो ये इसका डिस्टेंस अभी मुझे लगता है 15 मीटर 20 मीटर होगा, 15 मीटर होगा। हमारे ब्रिज में ये 30 मीटर होता है, मेट्रो में 30 मीटर होता है। तो टेक्नोलॉजी ये आई है कि ये 120 मीटर रहेगा 2 इसमें। तो ऊपर का जो बीम लगा हुआ है वो जो प्रीकास्ट होगा उसमें स्टील के बजाय स्टील फाइबर यूज़ होगा। और स्टील फाइबर अगर यूज़ होगा तो वो उसकी 120 मीटर में नीचे के 3 पियर गायब हो गए। तो जो 15,000 करोड़ का जो हम लोग बना रहे थे उसकी कीमत करीब 9,500 करोड़ आ सकती है। तो 4,000 करोड़ बच गए। और ये जो लोहे वाले और सीमेंट वाले ने भाव बढ़ा है, ये अच्छा उपाय है कि ये जो वेस्टेज निकलेगी टायर से, बहुत टायर निकलते हैं, तो उसका जो कीस निकलेगा फाइबर वो इसमें प्रीकास्ट में जा रहा है। तो उनको विन विन सिचुएशन है, तो दोनों का भी फायदा है। तो इसके हमारी डिपार्टमेंट में 60-70 हज़ार करोड़ साल के बच जाएंगे। इतने फ्लाईओवर ब्रिजेस हम बना रहे हैं। अब ये बिल्डिंग बन रही है, अब ये बिल्डिंग में एक पियर वहाँ और एक पियर यहाँ है। ऊपर का बीम अगर वो फाइबर में हो गया तो ये डिस्टेंस 120 मीटर हो गया, तो ये नीचे वाले पियर गायब हो गए, तो इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 200-300 रुपये स्क्वायर फीट से कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इज विन विन फॉर एवरीबडी। अभी प्लास्टिक है, आपको ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन कि प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक अभी हम लोग बिटुमिन में डाल रहे हैं। अभी वेस्ट प्लास्टिक में मार्केट में प्लास्टिक का रेट आज का मुझे मालूम नहीं, पर 15 से 20 रुपये किलो होगा। तो मैंने हमारे यहाँ महिलाओं को बुला कर कहा, महिला बचत गट सेल्फ हेल्प स्कीम वालों को, कि तुम प्लास्टिक इकट्ठा करो। और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को कहा कि बिटुमिन का भाव कितना है, 45 रुपये किलो। तो मैंने वो सेल्फ हेल्प वाले ग्रुप वाली महिलाओं को कहा कि तुम 30 रुपये किलो से तुम्हारा प्लास्टिक ये रोड बनाने वाले खरीदी करेंगे। तो महिलाएं प्लास्टिक इकट्ठा करने लगी। अब क्या है, प्लास्टिक के लिए झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि प्लास्टिक में वैल्यू क्रिएट हुई। और वो प्लास्टिक अब वो 30 रुपये किलो से वो लेते, तो भी कॉन्ट्रैक्टर खुश है क्योंकि 45 रुपये किलो का बिटुमिन है, तो उसको 30 रुपये किलो का मटेरियल मिल गया, तो उसकी भी 15 रुपये किलो बचत हो गई। महिला इसलिए खुश है कि उनको मार्केट में तो कोई प्लास्टिक उठाता नहीं था, तो 12-15 के बजाय उनको 30 रुपये 25-30 रुपये किलो मिल रहा है। और समाज इसलिए खुश है कि प्लास्टिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लास्टिक का भी सॉल्व हुआ। तो ऐसी बहुत सी नई नई बातें हैं। तो जो मैं रिस्पेक्ट आपको दूंगा कि ये जो अब इसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और आप जैसे फाउंडेशन टेक्नोलॉजी को लेकर अगर ये क्रिएट करेंगे तो ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है, बहुत सी बातें हैं। अभी मैंने गोबर से पेंट बनाया हमने, और मेरे घर पर है वो। तो जो एक तरफ एशियन पेंट का लगा है दीवार और एक तरफ गोबर का है, इनेमल पेंट भी है और डिस्टेम्पर भी है। और ये भी 500-700 यूनिट हो रहे हैं उसका। जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप ये जरूर करिए झारखंड में। तो गोबर का भाव 5 रुपये किलो होगा। तो जो लोग गाय बचाने के लिए गोरक्षण खोल रहे हैं, मतलब तुम क्यों खोलते हो? तुम गोरक्षण मत खोलो, तुम गोबर से पेंट करने वाले इंडस्ट्री डाल दो। 12 लाख रुपए की है। अच्छा, वो खरीदते लोग, क्वालिटी इज बेस्ट। अब उसके 5 इंटरनेशनल लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है, और ये इन पेंट से आधे कीमत पे है। और गोबर का भाव 5 रुपये किलो हो जाएगा। तो एक अच्छी गाय 20 किलो गोबर देती है दिन भर, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपये, तो 100 रुपये का गोबर रोज देगी, तो 3000 रुपये का गोबर मिलेगा। और वो गोमूत्र भी बेचा जा सकता है, उससे फिनाइल वगैरह बनता है। तो गाय के दूध के बजाय गोबर और इसके पैसे मिल जाएंगे, तो गाय कोई बेचेगा ही नहीं। तो गाय बेचेगा नहीं तो गोरक्षण की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी आ गई गोबर के कारण। तो ये जो अभी बड़े प्रमाण पर लोगों को सिखाना, ट्रेन करना और फिर उसको मदद करना, ऐसी बहुत सी इनोवेशंस है जो आप फाउंडेशन के तरफ से जरूर चलाइए। यही मेरी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाले हमें उद्बोधन किया। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि उसमें कुछ करने की कोशिश करेंगे। जब कुछ कर लेंगे तब फिर आपको हम बताएंगे कि हमने क्या किया। एक बार मैं सभी कहूँगा कि एक स्टैंडिंग ओवेशन के लिए प्लीज़ खड़े हो जाएं। प्लीज़, थैंक यू।